हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो जो बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न 20 आता है तो उसमें से आप लोगों को 20 में 20 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से आप लोग समझिएगा। सबसे पहले आप लोग अपने मन से हल कीजिएगा सभी क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग लास्ट में कमेंट कीजिएगा कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है, अपने मन से कितना क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो जैसे मान लीजिए सह अभाज्य संख्या हम किसे बोलते हैं, सबसे पहले वो आप लोग समझिए। सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए जिस दो संख्याओं का मौसा एक आएगा, जिस दो संख्याओं का मौसा एक आएगा तो वह सह अभाज्य संख्या होगा। जैसे हम देखिए उदाहरण के रूप में ले लेते हैं 3 और 10, दो संख्या हो गया। दूसरा हम लोग ले लेते हैं 4, 20। अब इन दोनों में से बताइए आप लोग कि सह अभाज्य संख्या इसमें से कौन है और इसमें से कौन है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे देखिए सह अभाज्य संख्या का मौसा होता है जिस दो संख्याओं का मौसा एक आएगा वह सह अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। इन दोनों में से जिसका मौसा एक आएगा वह सह अभाज्य संख्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग मौसा निकालते हैं। जैसे देखिए जो छोटी संख्या रहेगी उसको हम लोग बाहर लिखेंगे, जो बड़ी संख्या रहेगी उसको हम लोग अंदर लिखेंगे। इसमें अब भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 से 10 में भाग करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसे छोटी संख्या आ गई तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना संख्या आया है, 1 आया है। तो इसका मौसा 1 आया है, मौसा 1 आया है। तो ये हमारा सह अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। तो छोटी संख्या को बाहर लिखेंगे, बड़ी संख्या को अंदर लिखेंगे। तो 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पे कट गया। तो इसका मौसा 4 आ रहा है, मौसा 4 आ रहा है। तो हमने पहले क्या बताया है कि हमने बताया है जिस दो संख्याओं का मौसा 1 आएगा वही सह अभाज्य संख्या होगा। तो इसका मौसा 1 आया है तो ये वाला सह अभाज्य संख्या है, ये वाला नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न नंबर 2, बहुपद। एक पहला बहुपद दिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया है तो मतलब इन दोनों का आपस में गुणा हो रहा है, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1, वाई के पावर 5 माइनस 4y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y। अब इसमें पूछा गया है कि का घात होगा, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो इसका घात क्या आएगा। तो गुणा अगर करेंगे हम लोग तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए अगर हम लोग y का गुणा करेंगे तो y का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, y का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, y का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, y का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। इसी तरह से सभी का आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें पूछा गया है कि घात, सबसे बड़ी घात क्या है, ठीक है। तो अगर गुणा करेंगे हम लोग तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसमें सबसे अधिक घात है। यहाँ पर देखिए इस वाले मान में y के पावर सबसे अधिक घात है, यहाँ पर हो जाएगा y के स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए गुणा है तो यहाँ पर गुणे का सिंबल लगा लेंगे, ठीक है। अब इस वाले में हम लोग देखेंगे कि किसके पावर सबसे अधिक घात है। यहाँ पर देखिए y के पावर 5 घात है, ठीक है। अब इसका जब गुणा होता है तो यहाँ पर देखिए जो स्क्वायर के रूप में होता है उस आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 7। तो सब y के पावर कितना घात आया, 7। सबसे बड़ी घात होगा 7। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों में आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, आलेख प्रतिच्छेदी रेखाओं में हलों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए जो प्रतिच्छेदी रेखा है वो कितने जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है। तो इसका सिर्फ एक हल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आप हम कहें तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर आलेख समानांतर होगा तो इसका हल कितना होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आलेख समानांतर होगा तो इसका हल कितना होगा, ठीक है। अगर आलेख समानांतर होगा तो यहाँ पर देखिए ये सीधी रेखा जा रहा है, ये भी सीधा रेखा जा रहा है, समानांतर है। ये अनंत तक चला जाएगा, ये कहीं पर भी नहीं कटेगा। तो इसका हल कोई नहीं होगा, ठीक है।
अगर आलेख समपाती होगा, समपाती का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के ऊपर एक रेखा होता है। तो अगर ये आलेख समपाती होगा तो एक दूसरे को हर एक जगह छू रहा है, यानी हर एक जगह काट रहा है। तो इसका हल कितना होगा, तो ये जितने जगह काटेगा ये इसका हल अनंत होगा। ठीक है, इसका हल अनंत होगा। यहाँ पर देखिए ये एक जगह काट रहा है तो इसका हल एक हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक भी जगह कट नहीं रहा है तो इसका हल शून्य होगा, यानी एक भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका हल अनंत होगा क्योंकि हर एक जगह काट रहा है जहाँ जहाँ इसके, क्योंकि इसके ऊपर ही टच है। ठीक है, तो इसका हल अनंत होगा। तो बताइए आप लोग को ये समझ में आया या नहीं। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, तभी बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे और अच्छा परसेंटेज बनेगा और पास होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिया है, इस दो चारों में से हमें प्राप्त करना है कि सम संख्या कौन है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए p बराबर हम लोग एक रख देंगे, p की जगह पर हम लोग एक रख देंगे। तो इसमें देखिए चारों में p दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए p की जगह पर हम एक रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 है, अब p यहाँ पे सटा हुआ है तो गुणे का है, तो p गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा विषम। ठीक है, यहाँ पर देखिए p केवल दिया है तो p बराबर 1 हो जाएगा, तो ये भी विषम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए p प्लस 1 दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2, यही हमारा सम संख्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आप लोग इसमें भी p का मान 1 रखेंगे तो ये भी विषम ही आएगा। हल करके देख लेते हैं। 2 गुणे 1 बराबर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा, ये भी सम आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब 2 जगह सम आ रहा है तो ये ऑप्शन नंबर सी नहीं सही होगा। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि दोनों सम आ रहा है तो यहाँ पर p बराबर हम लोग 1 रखे थे तो 2 सम आ रहा है, तो हम लोग p बराबर 2 रख कर देखेंगे। ठीक है, तो p बराबर 2 हम लोग इस दोनों में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए p की जगह पर हम 2 रख देते हैं, प्लस 1 है तो 1 कर देते हैं, बराबर कितना हो गया 2 1 3, ये भी सम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 है गुणे p का मान हम लोग 2 रख रहे हैं तो 2 बराबर 2 गुणे 2 4 होगा, तो p का मान 4 आ रहा है तो ये हमारा सम ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। √12 का परिमेयकरण गुणांक है, अर्थात पूछा जा रहा है कि √12 में हम लोग किसका गुणा करें कि वो परिमेय हो जाए। ठीक है, √12 में हम लोग किसका गुणा करें कि वो परिमेय हो जाए। ऑप्शन 4 दिया है, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए √12 में हम लोग किसका गुणा करेंगे कि वो परिमेय संख्या हो जाए। तो ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड 12 का हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे तो 6 बार, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे तो 3 बार, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। तो इसको हम लोग रूट में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 2 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो यहाँ पर देखिए 3 1 बार है, तो यहाँ पर देखिए 2 1 2 बार है। अब यहाँ पर देखिए इसका जोड़ा लग गया ना। अब देखेंगे किसका जोड़ा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए √3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो √3 का गुणा हम लोग 12 में करेंगे। √3 का हम लोग गुणा 12 में करेंगे तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर √12 गुणे √3 का गुणा हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए 12 यहाँ 36 हो जाएगा, √36 हो जाएगा। तो 36 किसका वर्ग होता है 6 का, तो ये बाहर निकलेगा तो 6 हो जाएगा, परिमेय संख्या ये हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पर देखिए √3 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, √3। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि √8 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। √8 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानना कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर देखिए √3 है, √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए √5 है, √5 है तो इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा तो इसका ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट देखिए 6 है तो इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन है, आप लोग बोलेंगे कि √2 का परिमेय संख्या नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा, तो नहीं। यहाँ पर देखिए रूट ऊपर भी 2 है, रूट नीचे भी 2 है, तो यहाँ पर देखिए √2 से √2 कट जाएगा तो क्या आएगा 2।
ठीक है, ना यहाँ पे पाई है ना रूट है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। संख्या इतने को किस रूप में लिखा जा सकता है? मतलब संख्या दिया हुआ है 0.32 के पावर 12। ठीक है, इसको हम लोग इसमें से किसके रूप में लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए 32 दिया है, तो 32 हम पूरा लिख लेंगे। अब देखेंगे जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा उसको हम लोग इसमें से घटा लेंगे, बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब देखेंगे कि जितने नंबर के ऊपर बार लगा रहेगा उतना हम लोग 9 लिख लेंगे। ठीक है, और जितने ऊपर नंबर के ऊपर बार नहीं लगा रहेगा उतना हम लोग 0 लिख लेंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 32 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 29 बटे में 90 है तो 90। अब देखेंगे कि 29 बटे 90 किस ऑप्शन में दिया है, तो 29 बटे 90 यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अब जल्दी से आप लोग यहाँ पर प्रश्न है 0.79 के ऊपर बार, इसको आप लोग P बटा Q के रूप में हल करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 0.105 का P बटे 2 के पावर m गुणे 5 के पावर 2 के रूप में लिखिए। ठीक है, मतलब इसको हम लोगों को इसके रूप में लिखना है। तो नंबर क्या दिया हुआ है 0.105, इसको हम लोग सबसे पहले भिन्न में बदल देते हैं। इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0.105। जब इसको हम लोग बटा के रूप में लिखेंगे तो ऊपर 1 के साथ 3 जीरो लग जाएगा और नीचे 1 के साथ 3 जीरो लग जाएगा। अब देखिए इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 105 बटे में 1000। अब इसको हम लोग कट रहा है तो काट देंगे, तो ये हमारा कट जाएगा 5 गुना 10 21 बार, ये हमारा कट जाएगा 200 बार। तो हमारे पास क्या आ रहा है 21 बटे 200। तो यहाँ पर देखिए ऊपर 21 आ रहा है। अब हम लोगों को 2 के पावर m गुणे 5 के पावर 2 के घात में बदलना है, तो ऊपर वाला ना मान हमारा आ रहा है। अब नीचे देखिए 200 है, तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 200 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 100 यहाँ पर हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे हम लोग तो 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे तो 5 बार। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम लोग को इसके रूप में लिख लेते हैं, ऊपर 21 है तो सेम 21 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 कितने बार आ रहा है 1 2 3, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 कितने बार आ रहा है 1 2, तो गुणे हो जाएगा 5 के पावर 2। अब देखिए ऑप्शन किस में दिया है, तो 21 बटे 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। तो यहाँ पर देखिए 21 बटे 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। आप लोग पहले अपने मन से हल कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अशांत पूछा है, प्रसार अशांत, अशांत इसमें से कौन है? तो सबसे पहले आप लोग शांत समझिए, शांत संख्या क्या होता है, उसके बाद आप लोगों को अशांत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हर वाला संख्या जो नीचे वाला बट्टा के नीचे वाला संख्या दिया हुआ है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 अंक आता है तो वह शांत संख्या हो जाएगा। और 2 और 5 को छोड़कर कोई भी संख्या आए तो वह अशांत होगा। और देखिए कि 2 और 5 के साथ साथ कोई और अन्य संख्या आता है तो वह पूरा संख्या अशांत हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला चेक करते हैं। पहला नीचे किया हुआ है हर में 400, तो 400 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200, यहाँ पर 2 से फिर भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 100, फिर हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50, फिर हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25। अब हम लोग 5 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 आया है और 5 आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा शांत संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 80 दिया हुआ है, तो 80 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 40, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पर 2 संख्या आ रहा है और 5 आ रहा है, तो ये भी शांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 121 है, तो 121 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 11 से कटेगा, तो 11 से कटेगा तो 11 बार। यहाँ पर देखिए 11 आ रहा है, 2 और 5 को छोड़कर संख्या आ रहा है
तो वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अशांत संख्या पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। ये बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको आप लोग ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। ये देखिए, अगर आप लोग कोई भी मॉडल पेपर उठाएंगे तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन उसमें जरूर मिलेगा, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। तो क्या क्वेश्चन दिया हो, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। सबसे पहले आप लोग बहुपद पहचानना सीखिए। ठीक है, बहुपद कौन नहीं है, अगर x और y अंडर रूट में हो, या फिर x के पावर माइनस घात हो, या फिर x के पावर बट्टे में घात हो, या फिर x जो है बट्टे के रूप में हो, तो ये बहुपद नहीं होगा। अगर ऐसे में होगा तो चलिए हम लोग पहचानते हैं। यहाँ पर देखिए x है, तो x जो है अंडर रूट में नहीं है, तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x जो है हमारा है, यहाँ पर देखिए अंडर रूट में नहीं है, भले ही नंबर अंडर रूट में हो लेकिन x अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये भी बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए x जो है बटा के नीचे है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्याप्त यानी व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, और द्विघात बहुपद का होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो शून्यक निकालने के लिए x² माइनस 3 दिया है, बराबर 0 कर देंगे हम लोग, तो x का मान हम लोग निकालेंगे। तो x² बराबर हो जाएगा -3 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो +3 हो जाएगा 3। अब x बराबर निकालना है, तो यहाँ पर ये जो 3 है वो रूट में चला जाएगा, प्लस और माइनस 2 मान आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा एक बार प्लस में √3, एक बार माइनस में √3। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्लस √3 और माइनस √3 किस में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आगे पीछे चलेगा, जो माइनस प्लस है वो आगे पीछे चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक शून्यक -3 हो तो p का मान क्या होगा। ठीक है, तो शून्यक का मतलब होता है x, तो x बराबर क्या दिया हुआ है -3। तो इस बहुपद में हम लोग x का मान रखकर p का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो p का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग बहुपद लिख लेते हैं, x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2x का मान क्या दिया हुआ है -3 गुणे -3 का स्क्वायर प्लस p, यहाँ पर गुणे में है तो गुणे x का मान क्या दिया हुआ है -3। ठीक है, यहाँ पर -3 है तो -3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे -3 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक, प्लस हो जाएगा ये p का गुणा -3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा -3p हो जाएगा, -3 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 दूना के 18 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 18 -3p -3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 18 में से हम लोग 3 को घटा देंगे, 18 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 -3p बराबर 0। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर हो -3p हो जाएगा, बराबर 15 को बराबर को उस साइड भेजेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा -15। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। अब p बराबर हम लोग को निकालेंगे तो 15, यहाँ पर देखिए 3 गुणा कर रहा है p के साथ तो बराबर के उस साइड जाएगा तो ये भाग करेगा तो हो जाएगा 15/3। अब इसको हम लोग काटेंगे तो p बराबर आ जाएगा 5, p बराबर 5 आ जाएगा, p का मान निकल कर आ जाएगा 5। अब देखिए 5 किस ऑप्शन में दिया है, तो 5 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए है, कार्तीय तल में स्थित बिंदु 6 और 4 के
कोटि का मान ज्ञात कीजिए। 6, 4 दिया है, इसमें से ज्ञात करना है कि कोटि क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा एक्स अक्ष, ये हमारा हो जाएगा वाई अक्ष। हम लोग एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को हम लोग कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, 6 और 4 दिया है। 6 और 4 दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स अक्ष, ये हमारा हो जाएगा वाई अक्ष। तो वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष को हम लोग बोलते हैं भुज और वाई अक्ष को बोलते हैं हम लोग कोटि। ठीक है, तो क्या पूछा है, कोटि पूछा है, तो कोटि हमारा हो जाएगा 4। अब ऑप्शन नंबर देखिए बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4, कोटि बराबर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु -4 और 3 की स्थिति किस चतुर्थांश में है। इसका हम लोग को स्थिति किस चतुर्थांश में है वो ज्ञात करना है। तो ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये हमारा हो गया वाई अक्ष। ये हमारा हो जाता है, ये होता है पहला चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इसका सिंबल होता है प्लस प्लस में। ठीक है, इसका होता है माइनस प्लस, इसका होता है माइनस माइनस। ठीक है, और इसका होता है प्लस और माइनस। ठीक है, हम क्या दिया हुआ है, -4 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले माइनस दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है प्लस। अब देखिए माइनस प्लस किस में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है, तो द्वितीय चतुर्थांश सही हो जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है। 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है, तो यहाँ पर देखिए वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा पूरे के बटे में 2 होता है। ठीक है, तो निम्न सीमा कौन है, सबसे कम वाला निम्न सीमा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस है तो प्लस उच्च सीमा 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 बटे में 2। अब 15 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 बटे में 2। 2 से काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह बराबर हो जाएगा 20। अब देखिए 20 ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 20 दिया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्यक है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्यक है। अब देखिए पूर्ण संख्या कौन कौन होता है, तो पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। ठीक है, तो 5 पूर्ण संख्या यहाँ से हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4। देखिए 5 संख्या हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें पूछा हुआ है कि माध्यक कौन है, इसमें से माध्यक कौन है, इन पांचों संख्या में से माध्यक कौन है। माध्यक का मतलब होता है कि बीच वाला संख्या। बीच का मतलब होगा यहाँ पर देखिए बीच में सबसे कौन है, इधर से 2 कट गया, इधर से 2 हट गया, तो बीच में हमारा 2 है। तो 2 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में 2 है, तो यही हमारा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्यक हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से मूल बिंदु के निर्देशांक कौन है। बहुत महत्वपूर्ण है, निम्न में से मूल बिंदु के निर्देशांक कौन है। तो यहाँ पर देखिए 2 अक्ष होता है, हमारा पहला हो गया एक्स अक्ष, दूसरा हो गया वाई अक्ष। ठीक है, और जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु होता है उसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर जो कट रहा है इसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। ठीक है, 0,0 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसीलिए ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है। तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, तो ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये हमारा हो गया वाई अक्ष, ये हमारा हो गया प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश का सिंबल होता है प्लस माइनस। ठीक है, द्वितीय का होता है माइनस प्लस, तृतीय का होता है माइनस माइनस,
चतुर्थ चतुर्थांश का होता है प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए क्या हमारा पूछा हुआ है, तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है। तो तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस माइनस होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तृतीय चतुर्थांश का सिंबल माइनस माइनस होता है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा और चौथे चतुर्थांश का सिंबल आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अब देखिए अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं हम लोग, वो संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे वह अभाज्य संख्या होती है। एक बार और देख लीजिए आप लोग, वो संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे वह अभाज्य संख्या होती है। तो अब चलिए इन तीनों में से अभाज्य संख्या को ढूंढते हैं, चारों में से कि कौन है। तो यहाँ पर देखिए 15 है, तो 15 हमारा है वो 15 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, ठीक है, और 5 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है 12। 12 जो हमारा है 1 से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा, 12 से भी, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। नेक्स्ट है 75। 75 जो है 1 से भी कटेगा और स्वयं से 75 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 23। 23 जो है केवल एक और अपने आप से कटेगा, यानी 23 से, तो यही हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 23। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जितना क्वेश्चन आप लोग अपने मन से किए हैं 20 में से कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है। ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।